Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 8, British Policies and Administration in India after 1858. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री चैप्टर 8 के कुछ टॉपिक्स समझाए थे। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। सेकेंड था द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। थर्ड द एक्ट ऑफ 1858। नेक्स्ट टॉपिक था द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्यून कंटेंट एंड द ब्रिटिश ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज मैं टॉपिक्स जो आपको समझाने जा रही हूँ, फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वायसराय एंड हिज काउंसिल। सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। फोर्थ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वायसराय एंड हिज काउंसिल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वायसराय एंड हिज काउंसिल क्या था? एज पर चेंजेस मेड इन इंडियन गवर्नमेंट अंडर 1858 एक्ट, now the government general became the viceroy and was the representative of the British monarchy. The viceroy was the supreme administrative officer in India. A 4-member council was made to assist viceroy and it was known as executive council. By an act passed in 1861, addition of 6 to 10 members was made of the executive council of governor general. Later number of members was increased. The act also introduced provincial councils. The legislative councils were also formed in other provisions after Bengal, Bombay and Madras. The legislative councils were responsible for provincial administration, but before enacting any law, permission from Governor General was a must. The governor was the highest authority of the provinces. तो इस तरह से हमने अभी आपको गवर्नर ऑफ इंडिया, वायसराय एंड हिज काउंसिल क्या होगा। एक्ट ऑफ 1858 के अंडर चेंजेस हुए, उसमें कुछ चेंजेस आए। किसमें? एक्ट ऑफ 1858। उसमें गवर्नर जनरल को क्या किया गया? वायसराय बनाया गया, जो ब्रिटिश मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव थे। किसका नाम रिप्रेजेंटेटिव होता था? ब्रिटिश मोनार्क का। वायसराय इंडिया का सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था। एक 4-मेंबर काउंसिल वायसराय को असिस्ट करती थी, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कहते थे। 1861 के एक्ट से एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 6 से 12 मेंबर्स की बनाई जाती है। इस एक्ट में प्रोविजनल काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बाद दूसरे प्रोविजन्स में लेजिस्लेचर काउंसिल बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन कोई भी लॉ बनाने के पहले गवर्नर जनरल की परमिशन जरूरी होती थी। गवर्नर की हाईएस्ट अथॉरिटी का होना जरूरी होता था। द 1865 एक्ट में गवर्नर जनरल की फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या हुई? इंक्रीज हो गई। उसको जितनी भी बाउंड्रीज होती थी उसको चेंज करने की उसको पावर दी गई थी। 1869 में गवर्नर जनरल को इंडियंस लिविंग अब्रॉड के लिए लॉ इनैक्ट करने की पावर दी गई। 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिसमें क्यून ऑफ इंग्लैंड को क्यून ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया और यह 28 अप्रैल 1876 को हुआ। 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हुआ और एडिशनल 16 मेंबर्स काउंसिल में अपॉइंट किया गया। बाद में 1909, 1919, 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट पास हुआ, जिसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नंबर्स बढ़ाए गए, लेकिन सूल पावर वेस्टेड इन वायसराय।
तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अभी फर्स्ट टॉपिक समझाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वायसराय एंड हिज काउंसिल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी की क्या है? This role of Indian soldiers in the revolt of 1857 shook the foundation of the British rule in India. The British government made conscious effort to organize the army to prevent the recurrence of similar struggle. The Indian army was recognized and strengthened so that they could help expand imperial power. Following changes were made. अब क्या क्या changes थे? First, the European Army of East India Company was made a part of Indian British Army. Second, arrangements were made to send the English Army officers and soldiers regular to India. Third, the number of Indian soldiers was curtailed and European soldiers was increased. Fourth, the ratio of Indian and European soldiers in Bengal was 2.1 and 3.1 in Bombay and Madras. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कुछ इम्पीरियल पावर को एक्सपेंड कर सकें। अब जो इम्पीरियल पावर एक्सपेंड थी वो क्या थी? फॉलोइंग चेंजेस वर मेड। फर्स्ट, यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट बन गया। इंग्लिश आर्मी के ऑफिशियल्स और सोल्जर्स को रेगुलरली इंडिया भेजा जाने लगा। इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम की गई और यूरोपियन सोल्जर्स की जो संख्या थी बढ़ा दी गई। रेसिकल ग्राउंड्स पर अपॉइंटमेंट किए गए। एक रीऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, जिसमें पंजाब, ग्वालियर, कुमायूं, सिख, राजपूत, मराठा आदि इसमें आए, जिसमें नेशनल इशू में उनके सिमिलर व्यूज को न बढ़ सके। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 30% इनकम को आर्मी में एक्सपेंड किया जाता था। आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन करने का मेन एम क्या था? डिवाइड एंड रूल था। इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन भेजा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था आफ्टर 1858 वाइटल चेंजेस वर मेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। द 1861 एक्ट ओपन अ न्यू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर फॉर्म्ड इन प्रोविजंस। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर सेट अप इन बंगाल एंड बॉम्बे। इस तरह से हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था वो था कि 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चेंजेस किए गए। प्रोविजंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। 1919 की ऑर्डिनेंस से ड्यूल रूल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और 1935 के ऑर्डिनेंस में प्रोविजन सुपरमेसी फोर्स में आई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करने का राइट दिया गया। इसके साथ टोल टैक्स, गवर्नमेंट सेटअप, ड्यूटी, लॉ ऑर्डर का भी इनको पूरा पावर दी गई। नेक्स्ट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहला फर्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइसराय एंड हिज काउंसिल बच्चों। नेक्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन played an important role in fulfilling of the main policies of the British government. The system introduced in India by the British is still prevalent with slight changes after 1861. Necessities of Jila Panchayat and municipalities were felt, so municipalities were established in Madras in 1865, in Punjab in 1867, and Uttar Pradesh in 1868. After the municipal ordinance was passed to levy local taxes to meet the expenditure on local administration and works. This helped to increase the income of municipalities and on the other hand
election process got a boost. Lord Ripon did not important works in local administration in India, so he is called the father of local administration. तो अब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं कि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रिटिश पॉलिसीज के एम को फुलफिल करने का पूरी तरह से काम किया। अभी आज भी वह सिस्टम इंडिया में है। 1861 के बाद से जिला परिषद और म्यूनसिपलिटीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया, इसलिए 1865 में मद्रास, 1867 में पंजाब, 1868 में उत्तर प्रदेश में म्यूनसिपलिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया। म्यूनिसिपल ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद लोकल टैक्सेस से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर किए गए। इससे म्यूनसिपलिटीज़ की इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई और इलेक्शन प्रोसेस बूस्ट हुई। लॉर्ड रिपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। 1881-82 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज को चेंज कर सकते। इसके बाद 2 सालों में म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को चेंज किया गया। इसमें कोई भी कॉमन मैन म्यूनिसिपल एक्ट के पोस्ट के लिए स्टैंड हो सकता था, लेकिन कैपिटलिस्ट या वेल टू डू व्यक्ति ही इलेक्ट हो पाता था। 1882 के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को विलेज में सेटअप किया गया और 1908 में रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर फोकस किया। 1935 एक्ट के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हर एक म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या विलेज पंचायत को लाइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसके साथ वाटर सप्लाई, रोड ट्रांसपोर्ट का भी काम किया। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के एटीट्यूड के कारण इन रिफॉर्म्स को बेनिफिट जो था इंडियन पीपल्स को नहीं मिल पाया। तो बच्चों, मैंने अभी आपको 4 टॉपिक समझाए। मुझे लगता है कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिए, उस क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।